हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अमित गर्ग। जो लास्ट लेक्चर था हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th, और पहले भाग में हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है और आवेश के गुण क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे आवेश की अनुक्रियाएं, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में होगा क्या। तो हेडिंग लगाते हैं अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, हेडिंग लगाइए कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, पहली कंडीशन, दोनों आवेशों के परमाणुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दोनों आवेशों के परमाणुओं के क्या लेने हैं आपको, गुणनफल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। अब मान लिया जाए कि हमारे दो आवेश हो गए और दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही लगेगा आवेश Q1 और दूसरा आवेश हमने ले लिया Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। ये इनके मध्य की दूरी ले ली हमने r, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, परमाणुओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व करें तो कितना आएगा, Q1 Q2/r²। अब हम बार बार परमाणु का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि हमेशा चार्ज को यहाँ पर प्लस का ही रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी स्केलर फॉर्म निकाल रहे हैं, यानी कि अदिश रूप यहाँ पर पता कर रहे हैं। तो F = आ जाएगा आपका Q1 Q2/r²। ये आपका फॉर्मूला आ गया, Q1 Q2/r²। अब F = यहाँ पर फॉर्मूला जो आया है वो Q1 Q2/r²। K क्या चीज़ है यहाँ पर, K लिखिए स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक। और जो K की वैल्यू है वो अलग अलग माध्यमों पर अलग अलग होगी, यानी कि K का मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करेगा। K का मान जैसे आवेश होंगे उसी हिसाब से K का मान बदलता जाएगा। लेकिन आपने गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट भी पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, तो उस गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में जो नियतांक आता था वहाँ पर वो G आता था, कैपिटल G, वो सार्वत्रिक नियतांक था, यानी कि उसका मान कभी बदलता नहीं था। लेकिन इसका मान माध्यम के अनुसार बदलेगा, जैसे आवेश जिन माध्यमों में होंगे उसी हिसाब से बल का मान अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर अपन निर्वात के लिए देखते हैं, तो निर्वात के लिए जो K है उसका मान होगा 1/4πε0, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी 9 × 10⁹। मात्रक कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से निकालिए आप। बल का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा, कूलाम मिलकर के कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, मात्रक कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ε0, इसको हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन, ई जैसा साइन बनाना, 0 लगानी छोटी सी, तो ε0 या ε0, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, ये क्या होगी, निर्वात की विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता का मान भी आप इससे निकाल सकते हैं वज्र गुणा करके, तो ये मान आएगा आपका 8.85 × 10⁻12, और मात्रक कितना आ जाएगा इसका, उल्टा कर दीजिए, कूलाम स्क्वायर बटे
न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि निर्वात के लिए जो के का मान है, स्थिर वैद्युत नियतांक का जो मान आएगा स्थिर बल नियतांक का, वो कितना आएगा 9 गुणा 10 की घात 9। और जो निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता का मतलब कि जो माध्यम में आवेशों को रोकेगा बल के सापेक्ष, उसको हम विद्युतशीलता बोलेंगे। माध्यम का इफेक्ट पूरा का पूरा यहाँ पर लगेगा, जैसे माध्यम में आवेश होंगे वैसा ही उन पर बल निकाला जाएगा। तो निर्वात के लिए 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस बल की हम 2-3 बातें यहाँ पर देखते हैं। देखिए बल का सदिश रूप, सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग लगाइए, ये बच्चों में डाल रहे हैं हम बल का सदिश रूप। सदिश रूप, बल का सदिश रूप। तो सदिश रूप में बल को लिखेंगे F सदिश बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप यहाँ पर क्या चीज़ है, इकाई सदिश है जो बल की दिशा को बतलाएगा। अब दिशा इनके दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेशी होगी। तो हम दिशा ज्ञात करते हैं, जरा दिशा पहले देख लेते हैं कि दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि दिशा ज्ञात करने का ही हमारा पहला उद्देश्य रहेगा और दिशा के लिए ही हम सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि यदि हमें दिशा निकालना नहीं आए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम दिशा देखते हैं। आपको दिशा बड़े ध्यान से और गौर से देखनी पड़ेगी। ये देखिए कि मान लीजिए कि 2 बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 और दूसरा हमने ले लिया प्लस Q2, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए। अब कूलाम क्या कहते थे कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे, परंतु उन लगाए गए बलों की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। जब भी तो ये संतुलन में रहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की तरह से। Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। तो कौन कितना बल लगाएगा वो आपको सूत्र अभी लिखाया जा चुका है। F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F बराबर कितना आएगा, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हमें Q2 पर, जिस पॉइंट पर हमें बल ज्ञात करना हो, जिस बिंदु पर हमें बल ज्ञात करना हो, उस बिंदु पर अपना पेन रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जिस आवेश के कारण हमको बल ज्ञात करना है उस आवेश का हम देखेंगे कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि वो आवेश धनात्मक है तो उसके कारण बल की दिशा क्या होगी, उससे दूर की तरफ होगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर हमें देखना है, यानी कि Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, Q1 से दूर की ओर। लेकिन दिशा कहाँ से देंगे, Q2 से, क्योंकि Q2 पर चेक कर रहे हैं। तो ये बल कैसा आ जाएगा, F21 सदिश, यानी कि दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल। ऐसे ही मान लीजिए कि हमें Q1 पर निकालना है, तो Q1 पर किसके कारण निकालना है, Q2 के कारण। तो Q2 धनावेश है, तो Q2 से कैसी होगी ये दिशा, दूर की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारा F12 सदिश। तो ये कौन सा बल आ गया, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब यहाँ पर यदि ये दोनों आवेश अलग अलग होते, मान लीजिए कि एक आवेश धनात्मक होता और दूसरा आवेश ऋणात्मक होता, देखते हैं क्या होगा। यदि Q1 धनात्मक ले लें और Q2 हम कैसा ले लेते हैं, ऋणात्मक, तो Q2 हमने ऋणात्मक ले लिया। तो यदि हम इस बिंदु पर बल ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए Q2 पर, तो Q1 कैसा है, धनावेश है, तो Q1 से कैसी जाएगी दिशा, दूर की तरफ। लेकिन यदि जिस बिंदु पर हमें बल ज्ञात करना हो उस बिंदु पर यदि ऋणात्मक आवेश रखा हो तो अपनी दिशा को फिर क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उस स्थिति में हम ये दिशा ना लगा करके क्या लगाएंगे, इससे उल्टी दिशा कर देंगे। पहले उधर आ रही थी, अब हमने किधर कर दी, इस दिशा में कर दी। तो ये बल आ गया हमारे पास में F21 सदिश। ऐसे ही हमें इस Q1 पर आवेश बल देखना है, तो Q1 पर किसके कारण बल लगेगा, Q2 के कारण। Q2 कैसा है, ऋणावेश है, तो ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर, उसकी दिशा कहाँ पर होगी, ऋणावेश की ओर। ये हमारा आ गया F12 सदिश।
तो इस तरह से हमने दोनों बलों की दिशा देख ली। अब आप एक चीज और आपको बताई थी कि यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों धन धन आवेश थे तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो आकर्षित कर रहे हैं। यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण में, समान व दिशा में विपरीत बल लगाते हैं। अब मान लीजिए कि तीसरी कंडीशन हम देखें। तीसरी कंडीशन में यदि मैं दोनों को ऋणात्मक ले लूं, या पहले इसको देख लें, हम Q1 को ऋणात्मक ले लेते हैं और Q2 को धनात्मक ले लेते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें देखते हैं Q2 पर पेन रखा, Q2 पर निकालना है तो Q2 पर पेन रखेंगे। Q1 के कारण Q1 की तरफ कहाँ पर बल होगा, Q1 की तरफ। तो Q1 की तरफ हमने तीर का चिन्ह लगा दिया। अब Q1 पर बल देखना है हमें, तो Q1 पर बल किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। तो Q2 कैसा है, धनावेश है, तो Q1 से कैसी होगी दिशा, दूर की तरफ। लेकिन जिस बिंदु पर हम दिशा निकाल रहे हैं उस बिंदु पर क्या रखा हुआ है, ऋणावेश रखा हुआ है। तो अपनी दिशा को हम क्या करेंगे, बदल देंगे या पलट देंगे। तो ये दिशा हमने उल्टी कर दी, यानी कि अब मुझे आ गया F12 सदिश, आवेश 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। यदि मान लीजिए कि ये दोनों ऋणावेश होते, यदि हम इसको मान लें कि ये -Q1 है और ये भी -Q2 है, तो इन पर बल की दिशा कैसी आएंगी। तो Q2 पर यदि बल की दिशा चेक करनी है तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल की दिशा Q1 के समीप आएगी, क्योंकि Q1 ऋणात्मक है, लेकिन खुद Q2 कैसा है, ऋणावेश। तो इस दिशा को क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे और ये बल आ जाएगा हमारे पास में F21 सदिश। इसी प्रकार यदि हमें Q1 पर बल चेक करना है, किसके कारण, Q2 के कारण, तो Q2 खुद ऋणात्मक है तो ऋणावेश की ओर होगी Q2 की ओर। लेकिन यहाँ पर हम बल देख रहे हैं वहाँ कैसा आवेश रखा हुआ है, ऋणावेश रखा हुआ है। तो इस दिशा को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये दिशा आ गई F12 सदिश की, यानी कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 सदिश। तो मैंने आपको ये सारी दिशाएं बता दी। अब ये है कि हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर आपको हमेशा बल निकालना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा आपको बहुत डीपली और अच्छी तरह से सोच समझ करके लिखनी है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब ये पहला केस ले लेते हैं हम, ठीक है जी। सपोज करिए कि हमें सदिश रूप में इसको व्यक्त करना है, तो हमने पहला केस ले लिया कि Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 सदिश और Q1 आवेश पर लगने वाला बल कितना है, F12 सदिश। तो हम यहाँ लिख लेंगे Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 सदिश। Q1 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण। तो Q1 पर लगने वाला बल कितना है, F12 सदिश, बराबर कितना होगा, K Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी का वर्ग। इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, इधर से इधर लेंगे तो R21, यानी 2 से लेकर के 1 तक की दूरी स्क्वायर, और दिशा भी कौन सी आएगी, 2 से लेकर के 1 तक की, यानी कि लेफ्ट साइड वाली। ये आ गई हमारी, मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल निकालें, यानी F21 सदिश। तो F21 सदिश की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2 बटे दूरी कहाँ से कहाँ तक लोगे, 1 से 2 तक की, तो R12 स्क्वायर, और दिशा भी क्या आ रही है, 1 से 2 तक की, R12 कैप। तो ये हमारी दिशा सहित हमने लिख लिया। नोट कर लीजिए बच्चों। तो दोनों बलों में अब क्या समानताएं दिख रही हैं आपको, देखिए कि दूरियां बराबर हैं। R12 बराबर किसके, R21 के, बराबर कितना है, R है। लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, ये R21 कैप है और ये R12 कैप है। तो R12 कैप बराबर है -R21 कैप की, यानी एक की दिशा तो दाईं तरफ है, दूसरे की दिशा बाईं तरफ है। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों बल परिमाण में समान
और दिशा में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश, दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे। नोट कर लीजिए आप पूरा। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे सदिश रूप का कि दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। करिए जरा, दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। नोट कर लिया सभी बच्चों ने, कर लिया? चलिए मिटाल दें। चलिए मिटा लें, जल्दी जल्दी मिटाल देते, चलो मिटाल दें। अब हम सदिश रूप की बात करते हैं दोबारा से। आपके सामने फॉर्मूला रखा है, F सदिश बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R कैप। अब देखिए कि न्यूमेरिकल के अंदर बाई चांस आपसे सवाल करने पड़ जाएं, तो जब एक ही दिशा में चार्ज लगे हों, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन का मतलब या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हों या वाई अक्ष के अनुदिश हों या जेड अक्ष के अनुदिश हों, तो ये सीधा सीधा सा आर कैप की जगह क्या आ जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। लेकिन यदि द्विविमीय या त्रिविमीय रखे हों, ये कंडीशन हो, मान लीजिए कि यदि इनका स्थिति सदिश आपको दिया गया, ये द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकता है। मान लीजिए कि मूल बिंदु पर एक आवेश रखा है Q1 और दूसरा आवेश किसी बिंदु P पर रखा है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x y z, और ये इसका सदिश है R सदिश। तो उस स्थिति में आप बल का मान कैसे लिखोगे? माना कि Q1 आवेश इधर लिखा है, Q2 आवेश इधर लिखा है, तो आप क्या करेंगे कि उस स्थिति में R कैप बराबर क्या लिखोगे, R सदिश बटे R, यानी कि सदिश बटे सदिश का परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं वो आपने 11वीं क्लास में सीख रखा होगा। और सदिश कैसे लिखते हैं, यदि निर्देशांक दे रखे हो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। मान लीजिए कि इसी के हिसाब से मैं बताऊंगा अभी आपको, पहले फॉर्मूले को पूरा कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में ये बन जाएगा कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R सदिश बटे R। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R सदिश कितना बनेगा, R क्यूब का डिवाइड लग जाएगा R सदिश, यानी सदिश रूप में आ गया जी। क्यों आ गया, क्योंकि हमें 3D दे रखी है, 3 डायमेंशनल व्यू दे रखा है। अब ये देखिए कि हम सदिश कैसे बनाते हैं, इसको कहते हैं हम स्थिति सदिश। ऐसा सदिश जो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है वो सदिश क्या कहलाता है, हमारा स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश OP सदिश है जहाँ पर, ये हम उसको बोले R सदिश। तो R सदिश का मान हम लिख सकते हैं, निर्देशांक दे रखे हो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसका परिमाण क्या लिखते हैं बच्चों, इनके गुणांकों के वर्ग के योग के बराबर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका परिमाण इस तरह से लिखा जाता है। ये तो ये 2 केस आपको बता दिए मैंने कि जब दोनों आवेश कैसे लगे हों, एक्स अक्ष या वाई अक्ष या जेड अक्ष, तो दिशा डायरेक्ट आ जाती है, आई कैप जे कैप के कैप करके आप लिखे आओगे एग्जाम में। लेकिन यदि एक आवेश कहाँ पर रखा हो, मूल बिंदु पर, दूसरा आवेश किसी स्थिति पर रखा हो, तो क्या बनेगा, हमारा स्थिति सदिश बनेगा। उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा करके ये निकालना पड़ेगा। अब यदि विस्थापन सदिश के रूप में दे रखा हो तब थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, मिटाल दें। अब मान लीजिए कि विस्थापन रूपी यदि आओ, तो विस्थापन कैसे होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश रखे हो तो ये बना लिया हमने। माना कि बिंदु P पर आवेश रखा है Q1 और इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और दूसरा z1। एक दूसरा आवेश रखा है बिंदु Q पर और इसके निर्देशांक हमने कितने मान लिए, x2 y2 z2। अब बिंदु P का स्थिति सदिश आप मानेंगे R1 सदिश और बिंदु Q का स्थिति सदिश आपने मान लिया कितना है, R2 सदिश। तो हमें तो विस्थापन निकालना पड़ेगा यहाँ P से लेकर के Q तक।
तो P से लेकर के Q तक निकालना है। आप मान लीजिए कि ये कितना है, R12 या R21 सदिश, या तो R12 लिख सकते हैं, इसको R21 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा रहता है, तो परेशान मत होना। सीधे सीधे यहाँ पर क्या लगेगा, त्रिभुज नियम लगेगा सदिशों का। त्रिभुज नियम ध्यान होना चाहिए आपको। त्रिभुज नियम क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिशों को व्यक्त करती हूं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके सदिश योगफल को प्रदर्शित करेगी। ये 11वीं क्लास में आपको लिखाया होगा, बड़ी अच्छी तरह से याद रखिए इसको। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में, एक ही क्रम क्या होता है, हेड के बाद में टेल आना, तो एक ही क्रम में, तो कौन कौन सी है यहाँ पर, OP और PQ, ये दोनों एक ही क्रम में, तो इनका सदिश योगफल किसके बराबर होगा, इस OQ के विपरीत क्रम के, यानी हेड से हेड टकरा गए। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, R1 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर कितना आएगा, R2 सदिश। तो यहाँ से R21 सदिश बराबर कितना आ जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो ये हमने निकाल दिया विस्थापन सदिश। और इसका प्रमाण कैसे निकालोगे, तो प्रमाण R21 बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश का मापांक या प्रमाण। तो इस तरह से आप प्रमाण निकाल के एग्जाम में आएंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, बल का F सदिश बराबर K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर और R21 कैप, R21 स्क्वायर और R21 कैप। R21 कैप का मान क्या रखोगे आप, R2 माइनस R1 सदिश, ये तो सदिश हो गया, और इस सदिश का प्रमाण कितना होगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश का मापांक। तो इस तरह से हमें ये मान निकाल करके यहाँ पर रखना। अभी मान लीजिए कि एक सवाल आ जाता है, इस पर सवाल में हम दे देते हैं कि दो आवेश हैं। चलिए एक सवाल लगा के बताते हैं इस पर आपको, ये हटा दें, नोट कर लीजिए आप इसको, पॉज करके नोट कर लिया करो, बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए कि एक सवाल की बात आ गई थी, यहाँ एक सवाल लगाते हैं इस पर। मान लीजिए कि एक बिंदु है, बिंदु P 1 2 3, इस पर आवेश रखा हुआ है Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलम। दूसरा बिंदु है Q 2 3 4, इस पर आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम। कितना आवेश रखा हुआ है, 2 माइक्रो कूलम। तो दोनों आवेशों के मध्य बल ज्ञात करें, बल ज्ञात करें। दोनों आवेशों के मध्य क्या ज्ञात करना है बच्चों, बल ज्ञात करना आपको। तो बल ज्ञात करते हैं जरा। ये देखिए कि बिंदु P का जो स्थिति सदिश बनेगा उसको तो लेट कर लीजिए आप R1 सदिश। तो R1 सदिश हमने बताया था कि किसी बिंदु से उसका सदिश कैसे बनाते हैं, I कैप और फिर 2J कैप फिर 3K कैप, और ऐसे ही इसका स्थिति सदिश कितना बनेगा, R2 सदिश बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। अब आप क्या निकालोगे, इनका विस्थापन। तो विस्थापन सदिश आप मान लो R21 सदिश, R21 सदिश कितना आ जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो इन दोनों को घटा दीजिए आप, 2I में से I जाएंगे तो कितने बचेंगे, I कैप, 3I माइनस 2I फिर J कैप, फिर इसी तरह से K कैप। तो I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब इसका निकालना है आपको प्रमाण R21। तो R21 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ इनके गुणांकों के वर्ग के योग कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो टोटल कितना है अंडर रूट 3। अब हमें बल का सूत्र लगाना है। तो बल का सूत्र लगाएंगे, F सदिश बराबर, यदि सदिश रूप में निकालना है तो इस तरह से लगाओगे आप, K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर और R21 कैप, या फिर हम इसको पूरा लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटे R21 की पावर 3 और R21 सदिश, क्योंकि R21 बटे R21 लिखोगे आप, R21 सदिश बटे R21 तो क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। तो इसमें आप मान लगा देंगे, दोनों के मान हमने आपको बता दी। तो इस तरह से आप सवाल करेंगे। तो सीधा सीधा सा हमने आपको क्या क्या बता दिया, कूलाम का नियम कैसे ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। दो अपने टॉपिक यहाँ पर हो जाते हैं अभी,
एक तो पहला टॉपिक ये हो गया कि कूलाम का नियम क्या होता है, दूसरा टॉपिक ये हो गया कि सदिश रूप क्या होता है। अब अलग अलग माध्यमों में बल अलग अलग कैसे लगेगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हम लगाएंगे परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको प्रदर्शित करेंगे हम एप्सिलॉन आर से। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर का क्या मतलब होगा कि माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को, आप लिख लीजिए परिभाषा, किसी माध्यम में विद्युतशीलता व निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर आ जाता है माध्यम में विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब ये मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, इसका ना तो मात्रक आएगा, मात्रकहीन और विमाहीन, ना तो इसका मात्रक आएगा ना ही इसकी विमा आएगी, क्योंकि एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन जीरो जा रहा। अब माध्यम में विद्युतशीलता कैसे निकालें? तो एप्सिलॉन एम बराबर होगा एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। किसी माध्यम में विद्युतशीलता हम किस सूत्र से निकाला करेंगे? एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर से। अब ये देखिए कि माध्यम में बल ज्ञात करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि हमें जब दूसरा माध्यम दिया हो तो हम बल कैसे ज्ञात करेंगे। हमने तो केवल एक ही माध्यम के लिए आपको बताया था कि भाई F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ के का मान क्या लगेगा? 9 गुणा 10 की घात 9। लेकिन जब दूसरा माध्यम हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए देखते हैं, देखिए निर्वात में जो बल था उसको मान लेते हैं अपन F0। तो उसका मान आया था हमारा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब के को पूरा लिखे हम तो कितना आ जाएगा? Q1 Q2 बटे के का मान डाल दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये हमने मान लिया कि नंबर 1 हो गया, यानी कि नंबर 1 समीकरण आ गई हमारी। और ये निर्वात में इतना बल होता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन जीरो। अब कोई माध्यम में जाएं, ये दोनों आवेश माध्यम में जाएं तो क्या करेंगे? विद्युतशीलता क्या करेगी? इनको बल इनमें कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं, बल कम करेगी, दूर हट। ये स्थिति होगी। कैसे? वो आपको बाद में पता चलेगा, अभी देखते हैं। अब माध्यम में बल देखें तो माध्यम में बल आएगा Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन एम और आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी नंबर 2। यदि हम इन दोनों समीकरणों का भाग लगा दें, लगा के देखिए जरा आप लोग, F0 अपॉन FM करके देखो जरा क्या आ रहा। यदि हम इन दोनों का भाग लगाएं तो क्या आता है जरा बताइए मुझे। दोनों का यहीं से भाग लगा रहे हैं, देखो बड़ा आसान है। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ये एप्सिलॉन एम कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर, और एप्सिलॉन जीरो भाग में आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन आर, यानी कि परावैद्युतांक। तो ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला किसके रूप में? बल के रूप में। यानी कि निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। निर्वात में बल और माध्यम में बल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे बेटा? एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से माध्यम में यदि हमें बल निकालना है तो माध्यम में हमारा बल कितना आ जाएगा? FM इज इक्वल टू, यदि माध्यम में बल निकालना चाहते हो तो ये दो समीकरण ले लो आप। चलिए ऐसे बताते हैं, F0 अपॉन FM तो आपके सामने लिखा हुआ ही है। ये कितना है? एप्सिलॉन आर। FM को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो FM बराबर कितना आ जाएगा? F0 बटे एप्सिलॉन आर। FM बराबर कितना आ जाएगा? F0 बटे एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी माध्यम में जब बल देखा जाएगा, ये हमारी आ गई समीकरण 4।
यानी कि किसी माध्यम में जब बल होगा तो उस बल में, निर्वात के बल में किसका भाग लगेगा, एप्सिलॉन आर का, यानी उस माध्यम की किसका, आपेक्षिक विद्युतशीलता का। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बताते हैं आपको कि आपेक्षिक विद्युतशीलता अलग अलग माध्यमों की अलग अलग दी जाती है। तो ये देखिए जरा कि इसका मान कभी 1 से कम नहीं आएगा किसी माध्यम के लिए। एप्सिलॉन आर हमेशा 1 के बराबर या उससे बड़ा होगा। एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, पहली बात। अब अलग अलग माध्यमों के लिए मैं आपको परावैद्युतांक लिखा रहा हूं। निर्वात के लिए लिखते जाना आप लोग। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना दिया जाता है, 1। हवा के लिए एप्सिलॉन आर दिया जाता है 1.00059। इसको अप्रोक्सीमेट आप 1 ही लिखते हैं ज़्यादातर हम क्या लिखेंगे, इसको 1 ही लिखेंगे। अब ये देखिए कि और भी बहुत सारे माध्यम, प्लास्टिक है, मोम है, रबड़ है, इनके सबके 2 से लेकर के 5-6 में सारे आ जाते हैं मैक्सिमम जितने। उनकी हमको ज़्यादा फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, पड़ती है तो आप आसानी से अंदाज से लिख आएंगे। लेकिन यहाँ पर जल या पानी के लिए, पानी का हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। पानी के लिए कितना होगा, ये 80 के आसपास रहता है, किसी बुक में 79 भी लिखा हो सकता है। इसके बाद धातु में आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कितनी होती है, अनंत। तो ये मान यहाँ से आ गए। अब यहाँ से आप फॉर्मूले से देख सकते हैं आसानी से, जो मैंने शुरू में बात बताई थी आपको कि जैसे ही आवेश किसी माध्यम में आते हैं तो उन पर बल कम लगने लग जाता है। क्यों लगने लग जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर का भाग लगेगा और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से कम है ही नहीं, 1 से ज़्यादा है जब ही तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बल्कि तो दोनों आवेशों के मध्य Q1 और Q2, यदि कोई माध्यम है, दूसरा माध्यम है निर्वात की अपेक्षा, तो ये दोनों आवेशों के बीच क्या करेगा, बल को कम करता जाएगा। और यदि धातु आ जाए कहीं यहाँ पर, यदि दोनों आवेश धातु के अंदर रखे हों, मेटल के अंदर रखे हों, तो ये देखिए एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, अनंत। तो अनंत का भाग लग जाएगा, यानी कि उस माध्यम में बल का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसी के व्याप पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। ये जरा नोट करो, पहले आप नोट कर लीजिए पूरा, फिर बताओ मुझे क्या आ रहा है। नोट कर लिया सारे बच्चों ने, मैं डाल दें, चलिए। अब देखिए जैसे कि प्रश्न आते हैं आप पे एग्जाम में, एक प्रश्न लिख लीजिए। लिखो, 2 आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल F0 है। F0 है। 2 आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल F0 है। यदि इन दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर पानी में रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। फिर से सुनिए एक बार, यदि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में F0, यदि दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर पानी में रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, ये चेक करते हैं। तो निर्वात में बल आ गया F0, यदि माध्यम में रख दें तो माध्यम का सूत्र आपको लिखा चुके हैं, Fm बराबर कितना होता है, F0 बटे एप्सिलॉन आर। तो आंसर लगा के हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर कितना होता है पानी के लिए, 80। तो F वाटर पानी के लिए F वाटर कितना आ जाएगा, F0 बटे 80। 80 गुना कम हो जाएगा, यानी कि 80 का भाग उसमें लग जाएगा। तो बहुत कम हो गया क्या नहीं, पानी में आवेशों के बीच लगने वाला बल बहुत कम हो जाता है। अब यदि यही केस धातु के लिए होता, यदि दोनों आवेश कहाँ पर रख दिए जाते, धातु के अंदर रख दिए जाते, तो यहाँ पर 80 की जगह क्या आ जाता, अनंत। और जब अनंत आता तो बच्चों आप जानते हैं कि कुछ के अनंत का भाग लगे तो वो मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये कितना हो जाता है बल उनमें, 0। तो इस प्रकार ये देखिए हमने कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से हम दिशा कैसे ज्ञात करते हैं बल की वो, फिर हमने हम दोनों आवेशों को
अलग अलग माध्यमों में रख के देखा तो वहाँ पर बल कैसे आएगा, वो सारी बातें स्टडी कर ली। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि ये जो कूलाम का नियम है इसको अप्लाइड कैसे करें। ये तो केवल दो आवेशों के मध्य लगेगा, यदि निकाय में कई सारे आवेश हों तो उस कंडीशन में बल कैसे लगाएंगे अपन, चलिए वो देखते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत, या फिर आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं कि बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल, बहु आवेशों के कारण, आवेशों के कारण लगने वाला बल, बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो अध्यारोपण सिद्धांत या बहु आवेशों के कारण बल कितना लगेगा वो अब यहाँ पर हम विचार करेंगे। ये देखिए कि कूलाम ने सीधे सीधे बताया दो बिंदु आवेशों के मध्य बल लगता है, केवल दो स्थिर बिंदु आवेश, बहुत छोटे छोटे आवेश, यानी कि अपन एक बड़ी बॉल है तो उसको भी छोटा मान सकते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत छोटे के, देखने का फर्क है, दूरी का फर्क है। यदि मान लीजिए हमारे पास में ये धातु की गेंद है, इसको आप पास से दिख रहे हैं तो बड़ी दिख रही है, यदि आप दूर से जा करके देखेंगे तो ये कैसा लगेगा, बहुत छोटा छोटा नन्ना मुन्ना सा लगेगा क्या नहीं। तो देखने का या डिस्टेंस का फर्क होता है। तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से ही ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए कि एक निकाय में कई सारे आवेश हों, बहु आवेश हों, तो उनके कारण लगने वाला बल हम निकालते हैं अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है साहब, कि किसी बिंदु पर लगने वाला कुल बल या किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल उस पर लगने वाले समस्त बलों के, उस आवेश पर लगने वाले समस्त बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर निकालना है सदिश योगफल। F0 मान लीजिए, F0 सदिश बराबर 0 1 सदिश प्लस F0 2 सदिश प्लस, लगातार लिखते जाएंगे, और nवें आवेश के कारण बल। अब हम इसका डेमो आपको करके बताते हैं, प्रदर्शन। प्रदर्शन में हम मान लेते हैं, ये केवल प्रदर्शन है, पेपर में नहीं आएगा, ये केवल प्रोसेस बता रहे हैं आपको, इससे रिलेटेड सवाल आता है एग्जाम के अंदर, समझाने की वजह से आपको बता रहे हैं यहाँ पर। कि मान लीजिए कि एक निकाय है जिसमें Q1 Q2 Qn आवेश रखे हुए हैं, और इन आवेशों की मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितनी है, R1 सदिश, इसका R2 सदिश और इसका Rn सदिश। ये मान लिया हमने कितना है, Rn सदिश। इसमें एक अन्य आवेश Q0 और है जिस पर हमें बल ज्ञात करना, उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितना है, उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश R0 सदिश है। तो हमें इस Q0 आवेश पर कुल बल ज्ञात करना है। तो ये देखिए Q1 के कारण बल लगेगा, तो पहले तो हमें ये Q1 से और Q0 के बीच की दूरी पता होना चाहिए। ये कितनी आएगी बताइए, त्रिभुज नियम से। तो ये कितनी बनेगी अपनी, R0 1 सदिश। तो इसके कारण लगने वाला बल इससे दूर की तरफ होगा, तो हम बिल्कुल एक सीधी लाइन इसके खींच देंगे, यानी कि ये बल अभी नहीं आई सीधी, ये बल हमारा आ गया F0 1 सदिश। ऐसे ही Q2 के कारण लगने वाला बल, Q2 के कारण लगने वाला बल यहाँ से लेंगे आप, ये आ जाएगा F0 2 सदिश, और ये दूरी कितनी आएगी, R0 2 सदिश। इसी तरह से सारे आवेशों के कारण इस पर Q0 पर बल लगते चले जाएंगे, लगते चले जाएंगे, और n आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस तरह से लग जाएगा, और ये दूरी कितनी आ जाएगी, R0 n सदिश, और ये बल कितना आ गया, F0 n सदिश। तो सारे बल एक ही बिंदु पर आकर के लग गए, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण एंड सो ऑन Qn के कारण, लेकिन सबकी अलग अलग दिशाएं, तो उनका सदिश योगफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा।
तो कुल लगने वाला बल कितना होगा, सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर। हम इसको दोबारा लिख देते हैं जरा, क्योंकि डायग्राम में फिर दिक्कत आएगी बनाने में आपको। ये देखिए इस तरह से। तो अब लगने वाला कुल बल F0 सदिश बराबर F01 सदिश प्लस F02 सदिश, ऐसे ही एंड सो ऑन F0n सदिश, सभी बलों का सदिश योगफल कर देंगे। अब हमें प्रमाण तो आते ही हैं, दिशा निकालनी पड़ेगी। प्रमाण तो आपको पता ही है, F01 सदिश बराबर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लगने वाला बल, यानी कि K Q0 Q1 बटे R01 स्क्वायर और R01 कैप। इसी तरह से दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल कितना होगा, K Q0 Q2 बटे R02 स्क्वायर और R02 कैप। ऐसे प्लस सो ऑन निकालते चले जाएंगे अपन बलों को। लेकिन ये एक प्रोसेस बताया मैंने आपको, एग्जाम में नहीं आएगा ये प्रोसेस। आप सोचेंगे सर ने हम ऐसे ही करे हैं, ऐसे आ जाए, तो ये थोड़ी आता है कोई। इस पर आधारित सवाल आएगा। सवाल कैसे करना है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपने में देखेंगे। अब यहीं तक करते हैं, तो सीधे सीधे इसको अच्छी तरह से आप लोग रीड करिए, बहुत अच्छी तरह से समझिए, फिर इस अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर सवाल करेंगे। IIT लेवल तक के भी करेंगे, 12th तक के भी करेंगे, बोर्ड तक के जितने भी हैं आपके सारे क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।